नमस्कार बच्चों, फिर से एक बार आप सभी छात्रों का कक्षा 8वीं की इस ऑनलाइन अध्यापन में मैं स्वागत करता हूं। और कल हमने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए ये जो गजल का अध्ययन हम कर रहे थे, उसमें से जो शेष 4 शेर रह गए हैं उसका अध्ययन आज की तासिका में हम करने वाले हैं। तो इन 4 शेर पढ़ने से पहले हमने जो कल 3 शेर पढ़े थे उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, और उसके बाद हम आगे के जो शेर है गजल में उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहले से मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, पन्ना नंबर 14 निकालना है और निकालने के बाद जहां से मैं पढ़ रहा हूँ उस पर उंगलियां रखनी है। परत एकदा आपण शिकूया बरोबर। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, चुप रहने के यार बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तो कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि हमेशा हमें बोलते वक्त अपनी जुबान पर शहद जैसी मिठास लानी है, मधुर भाषी बनना है हमें, और हर किसी के साथ बोलते वक्त हमें प्रेम के साथ, प्यार के साथ बोलना सीख लेना है। ठीक है। गजलकार शर्मा जी हमें बताते हैं चुप रहने के, कभी कभी चुप रहने के भी बहुत बड़े फायदे हैं। कल मैंने 3 फायदे बताए थे। वक्त बच जाता है, दिमाग को तकलीफ कम हो जाती है, और तीसरी हमारी ऊर्जा बच जाती है, ताकत लागत नहीं, ताकत खर्च होती नहीं। लेकिन फिर भी जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए, इसका क्या मतलब है, जब कभी आपको बोलने की आवश्यकता पड़ती है तब हमें बोलना ही चाहिए, तब हमें रुकना नहीं चाहिए, तब चुप रहने से फायदा नहीं है। जब कभी आवश्यकता पड़ती है तब आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके आगे गजलकार शर्मा जी बताते हैं कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। इसका मतलब क्या बताया था कल मैंने, इसका मतलब यह है कि हमेशा हमें यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब कभी भी हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो उससे पहले हमें सोचना है, विचार करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि मैं क्या बोलूंगा और उसके परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में पहले सोचना है। सोच विचार करके बोलना है, बोलकर विचार नहीं करना है। ठीक है। तो कवि कहता है कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। ख्याल यानी आपके दिमाग में जो विचार आते हैं ना, इस विचारों में खुद को तौलना चाहिए। ये जो कला है, ये जो आदत है, ये हमें आदत सीख लेनी है। हमेशा विचारपूर्वक बोलने की आदत हमें सीखने की सलाह रमेश शर्मा जी दे रहे हैं इस गजल के माध्यम से। ठीक आहे. इथपर्यंत काल आपण शिकत आलेलो होतो. आता पुढचा भाग राहिलेला, तू तडाक हो या फिर हो तू मैं. बोटे ठेवायचे, पुस्तक उघडायचं आहे. माझा ऑनलाईन तास सुरू झाला, पुस्तक पाहिजे समोर. ठीक आहे. आता बघा पुढची ओळ वाचतोय मी, बोट ठेवा तिथं. अर्थ मी सांगणारच आहे. तू तडाक हो या हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. देखिए, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. आपका विचार दूसरा हो सकता है, सामने वाले का विचार दूसरा होता है. तब ऐसी स्थिति में खुद को टोकना सीख लो, ऐसा कवि बताता है. ऐसा कवि बताते हैं. क्या बताते हैं कि जब कभी भी वैचारिक मतभेद होते हैं तब हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण लाना चाहिए, खुद को टोकना चाहिए कि भाई तुम थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि स्थिति अब बिगड़ने वाली है, क्योंकि अब वैचारिक मतभेद हो रहे हैं.
टोकना सीख लो। इसका मतलब यह है कि खुद पर नियंत्रण रखो थोड़ी देर के लिए। जब कभी भी आपके जीवन में बातचीत के दौरान सामने वाले से वैचारिक मतभेद हो रहे हैं तो आप लोगों को थोड़े से रुकने की सलाह गजलकार हमें दे रहे हैं। वो आगे बताते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जो विपरीत स्थिति उत्पन्न होने वाली है उस स्थिति को आप रोक सकते हो। किस प्रकार? खुद को टोककर खुद को ही समझा लो कि भाई मुझे थोड़ा सा रुकना है, नहीं तो आगे की स्थिति इससे भी भयंकर हो सकती है। तो खुद को टोकने की जो कला है, यह कला सीख लो, ऐसे गजलकार हमें बता रहे हैं। सोपा आता है, काहीच कठीण याच्यामध्ये नाही। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तू मैं मैं। तू तू मैं मैं यानी कि क्या? झगड़ा होने का अवसर तू तू मैं मैं। तू तू मैं मैं म्हणजे संधी भांडणाची तसली संधी पाहिजे आपल्याला नाही। इथं कवी काय सांगायला आहे? इथं गजलकार काय सांगत आहे? गजलकार सांगत आहे की बाबा ना अशी परिस्थिती, विपरीत परिस्थिती कधी होते? वैचारिक मतभेद झाल्यानंतर तुमचं आणि समोरच्याचं पटना झालेलं आहे, आरोप प्रत्यारोप करत बसायचं नाही। तब कवि कहता है अपने आप को टोकने की कला सीख लो, स्वतःला थांबवायची कला जरा शिकून घ्या। बाबा थोडंसं आपण माघार घ्यायला पाहिजे। खुद को टोकने की कला, इससे क्या होगा? आपका किसी के साथ भी झगड़ा नहीं होगा, समय बच जाएगा, ऊर्जा बच जाएगी, दिमाग को तकलीफ कम हो जाएगी। इसलिए कवि कहता है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ठीक है, चलो आगे देखो। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पटाखों की तरह फटने से पहले, पटाखों की तरह फटने से पहले यानी आदमी गुस्सा हो जाता है, आरोप प्रत्यारोप करके क्रोधित हो जाता है, तो कवि कहता है पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है। दोन ओळीतच एकच शब्दामध्ये भरपूर अर्थ सांगितलेला है। देखो किसी भी परिस्थिति में अगर दूसरे पर क्रोध करके फट पडने से पहले, दुसऱ्यावर राग काढायच्या अगोदर त्या जागेवर क्रोध के स्थान पर अगर आप प्यार रूपी प्रकाश फैला दे तो प्रेमाने त्याच्याशी बोलल्यानंतर भांडण होईल का? नाहीच होणार। उस पर प्रेम का प्रकाश फैलाना ही उचित पड़ता है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा, क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा। एक उदाहरण मैं बता देता हूं। अगर आप कांटों के बीच जमीन में बोते हो, अगर आप कांटों के बीच जमीन में बोते हो तो उसमें से जो पौधा निकलेगा उस पर कांटे रूपी ही फल आएंगे। काट्याचं बी घातल्यानंतर त्या झाडाला जे रोप उगून येणार आहे त्या झाडाला काटेच लागणार आहेत। इसलिए कवि कहता है हमें क्रोध रूपी पेड़ नहीं लगाने हैं, हमें प्रेम रूपी पेड़ लगाने हैं, जिसके फलस्वरूप आपको प्रेम ही मिलेगा। अगर आप दूसरों को प्रेम देते हो, प्रेम भाव से बोलते हो, तो सामने वाला भी आपको प्रेम से ही बातचीत करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जसं द्याल तसं मिळेल। अच्छा बोलोगे अच्छा बोलना पाओगे, लोग तुमच्याबद्दल चांगलं बोलतील। यही बात बता रहे हैं वो। देखो अगर आप कांटों के बीज बोओगे तो कांटे रूपी फल ही आपको मिल सकते हैं। इसीलिए हमें कटु वचनों का त्याग जीवन भर करना है। यह बात सीख लेने की सलाह गजलकार हमें दे रहे हैं। वो आगे बता देते हैं कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। आता जे उदाहरण सांगितलं ना मी काट्याचं तेच। अगर आप कटु वचन रूपी बीज बो रहे हो तो उसके फलस्वरूप आपको
कांटों रूपी ही फल मिलेगा। उसके विपरीत अगर आप मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, तो यहां कवि क्या बताते हैं, देखो रोपना का मतलब क्या है। रोपना एक कठिन शब्द आया है। रोपना का अर्थ है लगाना, और गुल का मतलब है फूल। गुल का मतलब क्या है, फूल। तो देखो कवि कहता है, कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। तो कवि क्या बता देते हैं कि अगर आप कटु वचन बोलोगे, यानी कांटों रूपी बीज आप जमीन में बोओगे तो आपको कांटे रूपी फल ही मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप कटु वचन लोगों के साथ बोलेंगे तो उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप आगे वाला इंसान भी आपके साथ कटुता से ही व्यवहार करेगा। इसलिए वो कहते हैं मीठी बोली के गुल मुझे फूल रोपना लगाना सीख लीजिए। अपन प्रेमा से बीज बोवायचा है, हमें प्रेम का बीज जमीन में बोना है, तो उसमें से जब पौधा निकलेगा उस पर जो फल आएंगे, वो फल कैसे आएंगे, वो फल प्रेम रूपी ही फल आएंगे। समझ में आएंगे बात? फार सोपा आहे, छान आहे, एकदम तुम्हाला 8वीच्या विद्यार्थ्यांना एकदम समजेल अशा भाषेमध्ये लिहिलेलं आहे। चला पुढचं, बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बेबात, आता एक शब्द कठीण आलेला आहे। बेबात म्हणजे जब कभी भी हमारा झगड़ा किसी आदमी से होता है तब हम उससे बेबात करते हैं। नहीं समझ में आया अर्थ? बेबात म्हणजे बिना बात, बोलणं बंद करणे। बेबात नाही मी त्याच्यावर बोलत नाही, माझं त्याचं भांडण झाले। बेबात, बात नहीं करना, उसके साथ बात नहीं करना, उसे बेबात कहा जाता है, बिना बात। तो कवि कहता है बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। आणखी एक कला शिकवायला गेले ते काय म्हणतात, यदि बात करते समय कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरे को चुभने लगे, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, उस बात को प्यार से मोड़ने की कला सीखने की सलाह दे रहे हैं। देखिए फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ऐसा करने से क्यों बता रहे हैं, ऐसा करने से वातावरण की जो कटुता है वह थोड़ी सी नष्ट हो जाती है, वातावरण की कटुता नष्ट हो जाती है। तो कवि कहते हैं यदि बात करते समय यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है कि किसी की बात आप लोगों को चुभती है, या आपकी बात दूसरों को चुभती है, या उसकी बात आप लोगों को चुभती है, तो उस बात को प्यार से मोड़ लेने की कला, प्रेमाने बोलायची कला सीख लीजिए, ताकि वातावरण की जो स्थिति है वो थोड़ी सी प्रेमपूर्ण बन जाए, वो थोड़ी सी क्या बन जाए, प्रेमपूर्ण बन जाए। तो कवि यहाँ क्या बताना चाहते हैं, हर किसी भी जगह, हर किसी भी स्थान पर कैसा भी प्रसंग क्यों ना आए, हमें हर वक्त प्यार से बोलने की कला सीख लेने की सलाह कवि हमें बताते हैं। अब जो अंतिम दो पंक्तियां रह गई है वो कौन सी है, ये किसने कहा होंठ सीकर के बैठो। होंठ सीना मुहावरा है, चुप रहना मुहावरा है, यूं ही होंठ सीना। तो कवि कहता है चुप रहे, इसका कवि कहते हैं कि ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो कवि क्या बताते हैं, देखो कहीं कोई किसी प्रकार का
अन्याय कर रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। यदि कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अन्याय कर रहा है और अगर आप वो अन्याय देखकर चुप हो गए हो, तो यह भी अन्याय ही है। इस प्रकार हमें अपना होंठ सीकर नहीं बैठना है। तो कवि यही बात बताते हैं, ये किसने कहा कि होंठ सीकर के बैठो? कवि ने कहा है, ये किसने कहा कि होंठ सीकर के बैठो? जब कभी भी अन्याय किसी के ऊपर हो रहा है तो अपना मुंह खोलना ही चाहिए, तब अपना मुंह खोलना ही चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है उसे न्याय दिलाने के लिए हमें अपना मुंह खोलना है। इसलिए कवि बताते हैं, जरूरत पर मुंह खोलना बातचीत करना, जरूरत पे मुंह खोलना हमें पड़ेगा। जब कभी भी जरूरत होती है तब मुंह खोलने की सलाह रमेश दत्त शर्मा जी हमें यहाँ बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सिर्फ 4 शेरों के बारे में जानकारी हासिल की है। कल हमने 3 शेरों के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब आप लोगों को मैं स्वाध्याय दे रहा हूँ, गृहपाठ द्या रहा हूँ। ऑगस्ट महिन्यातला पहिला गृहपाठ काय आहे की याच्यावरच बघा, पन्ना नंबर 15 लिख कर ले लो। पन्ना नंबर 15 स्वाध्याय, सूचनानुसार कृतियां करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। वो प्रवाह तालिका आपको पूर्ण करनी है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है, 1 2 3 4, इसमें से तो बहुत है, उसमें से आपको सिर्फ 4 लिखने हैं। उसके बाद है उत्तर लिखो, कांटे बोने वाला, चुभने वाली, फटने वाले। उसके बाद तीसरा है चुप रहने के 4 फायदे लिखो, चुप रहने के 4 फायदे। और चौथा जो है कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो, जो अभी मैंने बता दिया वो अर्थ आप लोगों को आपकी भाषा में लिखना है। ठीक है। और 5वां जो है कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। मधु शब्द कौन सा आया है, कड़वे के लिए कौन सा शब्द आया है, कड़वे के लिए कटु शब्द आया है, विचार के लिए ख्याल आया है, आवश्यकता के लिए कौन सा आया है, ये आप खोजिए और इसका उत्तर इसमें लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आज की तासिका में हमने 4 शेष जो रह गए थे इन शेरों का अध्ययन किया। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। आता तुम्ही काय करा, हे उत्तर सोडवल्यानंतर 1-2 वेळेला कविता पाठ करण्याचा प्रयत्न करा, शेची गझलही पाठ करण्याचा प्रयत्न करा। कधी कधी गझलातली मधली ओळी पण लिहायला सांगतात कृती पूर्ण करायला। ठीक आहे। वाणी में शहद बोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, असं 2 ओळी। त्यावेळी काय करतात, वाणी में मध्ये रश सोडलेलं असते, जागा सोडलेली असते तुम्हाला लिहायला, तुम्हाला पाठ असेल तरच ते लिहायला येतं। म्हणजे ते काय लिहायला पाहिजे, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। ठीक आहे। कृती कशी पण विचारली जाऊ शकते म्हणून ती पाठ केल्यानंतर निदान तुम्ही चाल तर लावा, 1 2 3 वेळेला चालीमध्ये म्हणा, ते ऑटोमॅटिकच पाठ होतं। ठीक आहे म्हणून आज आपण इथेच थांबूया। पुढच्या तासिकेला आपण पुन्हा एकदा मुलांनो मी तुम्हाला सांगितलेलं पुढच्या तासिकेला वृत्तांत लेखन, त्याचा आपण अभ्यास पुढच्या तासिकेला करणार आहोत। ठीक आहे। आज आपण इथेच थांबतो। धन्यवाद।